Urinary system. This video is for BSc first year and JNM first year. This is the revision video of the urinary system. The urinary system is the main excretory system and consists of the following structures. यूरिनरी सिस्टम एक मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है. एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट को निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन. और यूरिनरी सिस्टम एक मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्योंकि ये बॉडी को वेस्ट से बॉडी में से वेस्ट निकालता है. तो यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. और इसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं: 2 किडनीज which secrete urine, 2 ureters that convey urine from the kidneys to the urinary bladder, 1 urinary bladder that collects and stores the urine, urethra through which urine leaves the body. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के. एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. एनाटमी ऑफ किडनीज. Kidneys lies on the posterior abdominal wall, one on each side of the vertebral column behind the peritoneum and below the diaphragm. They extend from the level of the 12th thoracic vertebra to the 3rd lumbar vertebra. तो किडनीज कहाँ पे होती है? किडनीज एक तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है, मतलब कि पीछे की तरफ होती है किडनीज. और ये वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पर होती है. दोनों साइड पे एक एक किडनी होती है वर्टिबल कॉलम के. बिहाइंड द पेरिटोनियम. बिहाइंड द पेरिटोनियम. पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स. और ये पेरिटोनियम के पीछे की तरफ होती है किडनीज. एंड बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम के नीचे होती है. एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द 12th thoracic vertebra. 12th thoracic vertebra से लेकर 3rd lumbar vertebra तक होती है किडनीज. The right kidney is usually slightly lower than the left, probably because of the space occupied by the liver. और जो right kidney होती है वो लेफ़्ट किडनी से नीचे होती है, थोड़ी सी नीचे होती है. और ये इसलिए होता है क्योंकि लिवर की वजह से. राइट साइड हमारा लिवर प्रेजेंट है और लिवर की वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है. The kidneys are bean-shaped organs about 11 cm long, 6 cm wide and 3 cm thick and weighs about 150 ग्राम. किडनीज जो है बीन शेप्ड ऑर्गन्स है. बीन शेप मतलब ये राजमा, आपने देखा है राजमा जिस शेप का होता है उसी शेप की किडनीज होती है. और ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है. चौड़ाई इसकी 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी. एंड इट वेज अबाउट 150 ग्राम. और ये 150 ग्राम तक की होती है. A sheet of fibrous connective tissue, the renal fascia, encloses the kidney and the renal fat. और किडनीज को बाहर से क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है? एक तो रीनल फेशिया किडनीज को एनक्लोज करके रखता है और रीनल फैट, बहुत ज़्यादा फैट है किडनीज के आसपास जो किडनीज को प्रोटेक्ट करके रखता है. और रीनल फेशिया एक कवरिंग है, एक शीट, कवरिंग ऑफ शीट जो किडनीज को प्रोटेक्ट करके रखती है. Cross structure of kidneys. There are 3 areas of tissue. Outer fibrous capsule surrounding the kidney, the cortex, reddish brown layer of the tissue immediately below the capsule and outside the renal pyramids, the medulla, the innermost layer consisting of the tail conical shaped striations, the renal pyramids. तो 3 लेयर्स हैं किडनी के, 3 स्ट्रक्चर. एक तो इसका सबसे ऊपर वाला कैप्सूल होता है. ये कैप्सूल है. कैप्सूल के अंदर कॉर्टेक्स आता है. दिस इज द कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स से अंदर मेड्यूला है जहाँ पे रीनल पायरामिड्स है. 3 एरियाज ऑफ टिश्यू हो गए. आउटर फाइब्रस कैप्सूल, सबसे ऊपर जो फाइब्रस कैप्सूल होता है दैट इज सराउंड्स द किडनी. फिर कॉर्टेक्स जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कैप्सूल के नीचे है लेकिन रीनल पायरामिड्स के ऊपर होता है. मेड्यूला जो सबसे नीचे होता है और इसमें रीनल पायरामिड्स होते हैं.
The hilum is the concave medial border of the kidney where the renal blood vessels and lymph vessels, the ureter and the nerves enter. तो इस पार्ट को हम हाइलम बोलते हैं, ये वाला पार्ट जहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर हो रहे हैं, यूरिटर एंटर हो रहा है, नर्व्स एंटर हो रहे हैं, लिम्फ वेसल्स एंटर हो रहे हैं, उस पार्ट को हम हाइलम बोलते हैं. दिस इज हाइलम. हमने कैप्सूल पढ़ लिया. कैप्सूल फाइब्रस कवरिंग है आउटर. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स से भी अंदर होता है मेड्यूला जिसमें पायरामिड्स होते हैं. फिर हमने पढ़ा हाइलम क्या है. हाइलम में ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, यूरिटर एंटर करते हैं. The urine formed within the kidney passes through the renal papilla at the apex of the kidney into the minor calyx. Several minor calyxes merge into a major calyx, and 2 or 3 major calyxes combine to form the renal pelvis, a funnel-shaped structure that narrows when it leaves the kidney as ureters. तो क्या होता है कि यूरिन कलेक्ट होता है पैपिलास में. दीज आर दी पैपिलास. ये पैपिला है. पैपिला से कनेक्ट होकर माइनर कैलेक्सिस में जाता है. ये माइनर कैलेक्सिस है. माइनर कैलेक्सिस जॉइंट होकर बनाते हैं मेजर कैलेक्स. दिस इज द मेजर कैलेक्स. तो माइनर कैलेक्सिस से होते हुए यूरिन मेजर कैलेक्स में जाता है. मेजर कैलेक्स से होते हुए फनल शेप स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस. फिर रीनल पेल्विस नीचे जब रीनल पेल्विस नीचे जब आता जाता है तो ये और छोटा होता जाता है और यूरिटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो यूरिन जो है नेफ्रॉन से बनकर सबसे पहले पैपिलास में आता है. पैपिला से होते हुए आता है माइनर कैलेक्सिस में. माइनर कैलेक्सिस जॉइन होकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स. मेजर कैलेक्सिस जॉइन होकर बनाते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर पेल्विस, रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस से नीचे यूरिन जाता है यूरिटर्स में. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. अब किडनी के अंदर अबाउट 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का ही काम होता है फिल्ट्रेशन का और यूरिन फॉर्मेशन का. एंड अ मच स्मॉलर नंबर ऑफ अ कलेक्टिंग डक्ट्स. द कलेक्टिंग डक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पायरामिड्स टू द कैलेक्सिस. और कलेक्टिंग डक्ट्स ही होते हैं जो जिनके थ्रू यूरिन पायरामिड्स से होते हुए कैलेक्सिस में जाता है. Nephron. Nephron is a tubule at one end that joins the collecting duct at the other end. Nephron is a tubule at one end that joins the collecting end, and at other end the closed blind end forms the cup-shaped glomerular capsule. तो नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूल है. नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब के एक एंड पर इस ट्यूब का एक एंड कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है और दूसरा एंड जो है ब्लाइंड एंड है. मतलब वो क्लोज एंड है, वो कहीं खुलता नहीं बल्कि वो एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमैन्स कैप्सूल, which almost completely encloses a network of tiny arterial capillaries. और इस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी टाइनी कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. Continuing from the glomerulus capsule, the remainder of the nephron is about 3 centimeter long and is divided into 3 parts. और फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस कैप्सूल या बोमैन्स कैप्सूल के बाद जो नेफ्रॉन है वो 3 सेंटीमीटर का होता है और 3 पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फिर दूसरा पार्ट है मेड्यूलरी लूप या फिर लूप ऑफ हेनले. और तीसरा पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है.
यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में के दो एंड्स बताए हैं। एक एंड जो क्लोज एंड है वहाँ पर ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के अंदर टफ ऑफ कैपिलरीज है। ये बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इन कैपिलरीज का नाम है, कैपिलरी नेटवर्क का नाम है ग्लोमेरुलस। अब बोमैन्स कैप्सूल के नीचे से ये वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बाद में जाकर कलेक्टिंग डक्ट से मिल जाता है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट इस यूरिन को लेके जाती है पायरामिड्स के थ्रू रीनल पैपिला में, पैपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस से यूरेटर्स में यूरिन फ्लो होता है। The collecting ducts unite to form larger ducts. The efferent arterioles enter each glomerular capsule and then subdivides into cluster of arterial capillaries, forming the glomerulus. The blood vessels leading away from the glomerulus is the efferent arterioles. The efferent arterioles, after leaving glomerulus, divides into a second peritubular capillary network which wraps around the remainder of the tubule, allowing exchange between the fluids in the tubule and the bloodstream. Then eventually leaves the kidney as the renal vein and empties into the inferior vena cava. तो क्या होता है कि efferent arteriole is the arteriole which brings the blood from the renal artery to the glomerulus. ये डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रीनल आर्टरी डिवाइड होती है स्मॉलर आर्टरीज में या आर्ट्रियोल्स में। फिर वो स्मॉलर आर्टरीज या स्मॉलर आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं इनटू एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर आते हैं और फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड इफेरेंट आर्टीरियोल में जाता है। इफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस से लेके जाते हैं और फिर इफेरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद ये जो ट्यूब्स हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आसपास एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करते हैं फॉर दी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ताकि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो पाए। 3 तरीके से यूरिन फॉर्म होता है, एक तो फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद आता है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। लास्ट पार्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो पाए इसीलिए इफेरेंट आर्टीरियोल्स फिर से एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करते हैं ऑन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर यहाँ से कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करने के बाद ये जाकर रीनल वेन से जुड़ जाते हैं। देखो, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है किडनीज में, फिर किडनीज में वो रीनल आर्टरी डिवाइड होती है छोटी आर्टरीज में, फिर छोटी आर्टरीज डिवाइड होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस फॉर्म करती है, ग्लोमेरुलस से ब्लड जाता है इफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स बाद में जो ट्यूब्स है ट्यूब्स के आसपास कैपिलरी नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और फिर कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करने के बाद ब्लड जाता है रीनल वेन में। तो ये सर्कुलेशन होता है, रीनल आर्टरी से एफेरेंट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स, ट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क
और फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से रीनल वेन में ब्लड चला जाता है और फिर रीनल वेन से जाता है इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा से फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट और फिर उसके बाद सर्कुलेशन में चला जाता है, जो कार्डियक सर्कुलेशन है। The walls of the glomerulus and glomerular capsule consist of a single layer of flattened epithelium. The remainder of the nephron and the collecting tubes are formed by the single layer of the simple squamous epithelium. Glomerulus और glomerular capsule की वॉल किससे बनी है? फ्लैटेंड एपिथेलियम से। और दूसरा जो रिमाइंडर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स की जो वॉल है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम या फिर फंक्शन ऑफ किडनीज। द यूरिनरी सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट विद इन द बॉडी। तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? इट मेंटेन्स अ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, अंदर के एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है यूरिनरी सिस्टम। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है मेनली। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे हमारी बॉडी में वाटर लेवल या इलेक्ट्रोलाइट लेवल बढ़ जाता है तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? एक्सेस वाटर और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के थ्रू निकाल देता है बॉडी से। और अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो यूरिनरी सिस्टम क्या करता है कि यूरिन में से वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और कम से कम यूरिन फॉर्म करके बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट विद इन द बॉडी। The kidney produces urine that contains metabolic waste products, including nitrogenous compounds, urea and uric acid, excess ions and some drugs. The main functions of the kidneys are तो किडनीज क्या करते हैं? सबसे पहले किडनी तो यूरिन को फॉर्म करते हैं और ये यूरिन में क्या क्या होता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारी बॉडी में, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर एक्सेस आयंस जो होते हैं या ड्रग्स होते हैं, ये सब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किडनीज बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। द मेन फंक्शंस ऑफ द किडनीज आर, और किडनी का मेन फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। मेंटेनिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया वाटर को कैसे मेंटेन करके रखती है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखती है किडनीज और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट है बॉडी से वो निकालती है किडनीज। Production and secretion of erythropoietin, a hormone that stimulates the formation of red blood cell. तो किडनीज क्या करती है? प्रोड्यूस और सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन बोन मैरो में बनने के लिए उनको एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी सिक्रीट करती है। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन, एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, और रेनिन को सिक्रीट करती है किडनीज जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है? ये 3 स्टेप्स है इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और फिर लास्ट में आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। Glomerular filtration is the first step of the urine production. Water and most solutes in the blood plasma move across the wall of the glomerular capillaries, where they are filtered and move into the glomerular capsule and then into the renal tubules.
On average, the daily volume of glomerular filtrate in adults is 150 liters in females and 180 liters in males. The volume of filtrate formed by both the kidneys each minute is called the glomerular filtration rate. In healthy adults, GFR is about 125 ml per minute. अब क्या होता है जब एफेरेंट आर्टेरियोल्स ब्लड को लेकर आती है ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज है यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल के साइज़ में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है. एफेरेंट आर्टेरियोल्स वाइड होती है और इफेरेंट आर्टेरियोल्स नैरो होती है. यहाँ आप देख सकते हैं इसका विड्थ बड़ा है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसकी वजह से इसके साइज़ के फ़र्क की वजह से प्रेशर बनता है. और प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी अनवांटेड वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्यूट्स है, वाटर है, वो फिल्टर होकर बोमैन्स कैप्सूल में आ जाता है या ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ जाता है और फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल से ट्यूब्यूल्स में चला जाता है. और जितना भी ये फिल्ट्रेशन होता है, जितना भी ये फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. मतलब कि ऑन एन एवरेज डेली 150 लीटर्स फिल्टर होता है और 180 लीटर्स फिल्टर होता है मेल्स में और 150 लीटर्स फिल्टर होता है फीमेल्स में. और 1 मिनट में जितना वॉल्यूम फ़िल्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और 1 मिनट में 125 ml फ़िल्टर होता है. तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम फ़िल्टर होता है. 150 लीटर्स और 180 लीटर्स अगर आप देखो, इतना तो हम सिक्रीट नहीं करते. एक दिन में हम कितना यूरिन पास करते हैं? 1 से 2 लीटर यूरिन पास करते हैं. 1 से 1.5 लीटर, बल्कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो 2 लीटर यूरिन पास करते हैं. लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, उससे फिल्ट्रेशन होने के बाद जो बोमैन्स कैप्सूल में जितना फिल्ट्रेट आता है वो होता है 150 ml इन फीमेल्स पूरे दिन का. 150 लीटर्स पूरे दिन का फीमेल्स में और 180 लीटर्स पूरे दिन का मेल्स में. और 1 मिनट में अगर देखा जाए तो 125 ml आता है बोमैन्स कैप्सूल में फ़िल्टर होके. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और इसीलिए फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम एक्सक्रीट नहीं करते. हम कितना एक्सक्रीट करते हैं? 1 लीटर टू 1.5 लीटर्स एक्सक्रीट करते हैं, और 150 लीटर्स फिल्ट्रेट होता है. ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभी आता है कि इन हेल्दी अडल्ट GFR glomerular filtration rate is about 125 ml पर मिनट. 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट होकर बोमैन्स कैप्सूल में आता है हेल्दी अडल्ट्स में. फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? एज फिल्टर्ड फ्लूइड फ्लोज थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल एंड थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट्स, ट्यूब्यूल सेल्स रीअब्जॉर्ब about 99% of the filtered water and many useful solutes. अब जो फिल्ट्रेट होकर ट्यूब्यूल में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, उसमें से 99% वाटर वापस से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में आ जाता है, और उसमें से कुछ सल्यूट्स भी रीअब्जॉर्ब होकर वापस से ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं. द वाटर एंड सल्यूट्स रिटर्न टू द ब्लड एज इट फ्लोज थ्रू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड द वैसा रेक्टा. Note that the term reabsorption refers to the return of the substances to the bloodstream. The term absorption by contrast means entry of new substances in the body as occur in the gastrointestinal tracts.
तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये रेड कलर की पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये 99% वाटर जो है वापस से अब्जॉर्ब कर लेती है ट्यूब्यूल में से। और ये जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, इम्पॉर्टेंट है अगर बॉडी को ज़रूरत है, पोटेशियम की बॉडी को ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें भी ट्यूब्यूल से ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करके वापस से सर्कुलेशन में भेज देता है। अब कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका इफ़ेक्ट होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। कौन कौन से हार्मोन्स ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पर इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे तो एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं बॉडी में, और कैल्सीटोनिन क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को कम करते हैं बॉडी में। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ताकि कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाए। और कैल्सीटोनिन क्या करते हैं, कैल्सीटोनिन कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल कम रहे और मेंटेन हो जाए, मतलब अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाए ब्लड का कैल्शियम लेवल। ये पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, और ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाए। और कैल्सीटोनिन भी रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, और ये अगर बढ़ा हुआ है कैल्शियम लेवल तो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते रीनल ट्यूब्यूल से। उसी तरह एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लड में वाटर की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या फिर हैमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो गया है पेशेंट का, ब्लड लॉस की वजह से पानी की कमी हो रही है पेशेंट की बॉडी में, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करते हैं, जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल से ज़्यादा पानी ब्लड में भेज देते हैं ताकि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है, पानी की कमी है ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्शन होता है। उसी तरह एल्डोस्टेरॉन होता है। एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जब सोडियम और वाटर की kami होती है हमारी बॉडी में, सपोज किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है बिकॉज ऑफ ज़्यादा गर्मी में भी हो जाता है डिहाइड्रेशन, या फिर डायरिया की वजह से जब दस्त लग जाते हैं तब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है बॉडी में। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, ताकि ब्लड में सोडियम और वाटर की मात्रा बढ़ जाए, और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी एल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है। उसी तरह एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो होते हैं वो एट्रियल वॉल पे होते हैं। एट्रियल वॉल, जो एट्रिया है, हार्ट का जो एट्रियम है, एट्रियम की वॉल पे होते हैं ये, और ये सेंस कर लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो फिर ये रिलीज़ होते हैं, और ये रिलीज़ होने के बाद ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था सोडियम एंड वाटर का फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो, एक्सक्रीट हो इन यूरिन। जब क्या होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ये हार्ट की एट्रिया में होते हैं। एट्रिया मतलब एट्रियम,
एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं ना हार्ट में, तो हार्ट की एट्रिया में एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो हार्ट की वो जो वॉल्स होती हैं उन्हें पता चल जाता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड सिक्रीट होते हैं और ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी से निकले और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकल जाए। फिर उसके बाद आता है लास्ट स्टेप जो कि है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन में जितना भी अनवांटेड वेस्ट है बॉडी में, जैसे कि कुछ ड्रग्स हो गए या कुछ आयंस हो गए, वो वेस्ट ट्यूब्यूल्स जो है सिक्रीट कर देती है इन दी यूरिन। और इसके अलावा H+ आयंस भी सिक्रीट होते हैं इन द ट्यूबुलर सिक्रीशन। और H+ आयंस क्या होते हैं? H+ आयंस बेसिकली हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द pH ऑफ द बॉडी। H+ आयंस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? मेंटेनिंग द pH ऑफ द बॉडी। तो अगर pH ज़्यादा है तो H+ आयंस ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। pH कम है तो H+ आयंस सिक्रीट नहीं होने देते यूरिन में। ऐसे करके ब्लड का जो pH लेवल है वो मेंटेन रहता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन क्लियर होता है, अंबर कलर में होता है। अंबर मतलब कि ये थोड़ा येलोइश कलर में होता है और ये येलो कलर इसको बिलिरुबिन की वजह से मिलता है। यूरोबिलिन बोलते हैं उसे। बाइल जो हमारा बिलिरुबिन है वो दो चीज़ों को कलर देता है, एक तो स्टूल्स को कलर देता है और दूसरा यूरिन को भी कलर देता है। तो बिलिरुबिन जब स्टूल्स को कलर देता है तो उसको हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिन, और जब यूरिन को कलर देता है तो तब हम उसको बोलते हैं यूरोबिलिन। तो यूरोबिलिन इसको कलर देता है येलोइश कलर और यूरिन क्लियर होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1020 से लेकर 1030 तक होती है और pH इसका अराउंड 6 होता है। 4.5 to 8 के बीच में होता है इसका pH। एंड अ हेल्दी अडल्ट पासिस 1000 to 1500 ml पर डे या फिर 1 लीटर to 1.5 लीटर्स पर डे। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिन आर। यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 96% वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, सल्फेट्स, ऑक्सलेट्स। अब नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम या फिर हमारे किडनीज। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर BSc फर्स्ट ईयर्स। GNM वाले इस टॉपिक को समझें और ये आपके आगे सालों में काम आएगा। व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज़ लो, क्या होता है? जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है और BP लो होता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो BP भी लो होगा, ठीक है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है और BP लो होता है तो रेनिन सिक्रीट होता है किडनी से। रेनिन किडनी से सिक्रीट होता है और रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन क्या है? एंजियोटेंसिनोजन इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द लिवर। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो लिवर से प्रोड्यूस होता है और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन। फिर एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है, एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब सुकेड़ देना। ब्लड वेसल्स को सुकेड़ देता है ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसके अलावा
एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करता है और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। और सोडियम और वाटर जब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल से तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हेल्प करता है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में तो रेनिन जो है सिक्रीट होना बंद हो जाता है किडनी से। रेनिन जब सिक्रीट होना बंद हो जाएगा तो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 1 में जब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और ब्लड वॉल्यूम फिर से लो हो जाएगा, अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगा। ये इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंड दिस रेनिन इज सिक्रीटेड बाय द किडनीज। और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को सुकेड़ देता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द होल साइकिल। ये बीपी कैसे मेंटेन होता है ये बताती है। थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।